अरे बेटा पहले सुन तो लो, तारीफ करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। अच्छा फिर साथ आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का क्या होगा, बांग्लादेश किस तरह की परिस्थिति में जा रहा है, शेख हसीना कहां जाएंगी, क्या खालिदा जिया कुछ होता है, मोहम्मद यूनुस वहां पर कोई कमाल करते हैं क्योंकि खालिदा जिया जेल से बीएनपी की नेता बाहर आ गई हैं, वहीं मोहम्मद यूनुस किस तरह से कन्वीनर बनते हैं सरकार अंतरिम बनाने में, ये सब अलग बात है। इन सबसे अलग हम आज बात कर रहे हैं कि वहां पर मौजूद हिंदुओं का क्या होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुओं पर जिस तरह के वहां पर अपराध होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या रास्ता है सरकार के पास, क्या है आपका रोड मैप? चलो भाई देखो अब मैं क्या देखिए अंजना जी, अभी जो आपने आंकड़ा दिखाया इसमें मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड करता हूं। आपने 1951 कहा, 1947 में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश था वहां 32% हिंदू था, 32%। अविभाजित भारत में 24% था और आज का जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान में 16% था। अब एक आपने मजेदार बात देखी होगी इसमें कि जो ट्रेंड बांग्लादेश में है संख्यात्मक दृष्टि से भले ही अंतर हो, वही ट्रेंड भारत में भी है। मतलब बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं की संख्या कम और मुस्लिमों की संख्या अधिक हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अनुपातिक दृष्टि से भारत में ज्यादा थे, ठीक वही पैटर्न भारत में है। 9 कुछ प्रतिशत मुस्लिम थे 1951 में, जो आज ऑफिशियली 2011 में 16% हैं। हिंदू जो 85% था 79 पॉइंट कुछ है। तो बात तो सही है। एक तो हमें गंभीरता से देखने की जरूरत है कि पैटर्न पूरे अविभाजित भारत में एक ही प्रकार का चल रहा है। दूसरा जो इसमें देखने को मिलता है वो एक और बड़ी गंभीर बात है। ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। 2010 में न्यूयॉर्क में मुझसे कांग्रेस के एक नेता ने कहा था, नाम लेना उचित नहीं है, बड़े दुखी थे, बंगाली थे। उन्होंने कहा कि यदि अविभाजित बंगाल को देखें, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में जब कर्जन ने डिवाइड किया था। इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, तो 1905 में डेमोग्राफी क्या थी? 2/3 हिंदू 1/3 मुस्लिम, यानी आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल मिला लें। आज 100 साल के बाद यदि आप अविभाजित बंगाल को मिला लें तो डेमोग्राफी उलट गई, 1/3 हिंदू और 2/3 मुस्लिम हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन, मतलब आप ये कहिए कि अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी से अंग्रेजों के जमाने में इतना भारी चेंज नहीं आया जितना कि इस राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में परिवर्तन हो गया। इसलिए मैं तीसरा पॉइंट कहता हूं, जैसे आपने कहा कि जनरल जियाउर रहमान ने वहां पे हटा दिया, फिर जनरल इरशाद ने वहां पर उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। एक और बहुत ध्यान देने योग्य बात है, यही नहीं, अभी और सुनिए। कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई देश कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग करता है, उसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज करें, आखिर में सत्ता उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं आती है, सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में चली जाती है। जनरल जियाउर रहमान और जनरल उनकी बाद में हत्या ही हुई। बात तो सही है। आज भी आप देख लीजिए, जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो किनारे दिख रहे हैं, लीड में ऑफिशियली फौज है और प्रैक्टिकली जमाते इस्लामी दिख रहा है। यही पाकिस्तान में हुआ था। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था इस्लामिक स्टेट 1978 में, शरिया लागू किया और आखिर में वही मारे गए। अब यहां और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पर मैं एक और फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं लोगों के लिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल डीएनए तो एक है, रिश्तेदारियां भी लोगों की तो, ऐसा थोड़ी कि पश्चिम बंगाल के लोग कोई मतलब टेक्निकली डिफरेंट है वेस्ट बंगाल से। फिर क्या कारण है कि वहां डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहती और यहां स्टेबल रहती? केवल एक कारण है, वो है कल्चरल डीएनए बदल जाता है। जिस दिन कल्चरल डीएनए बदल जाता है, वो साफ शब्दों में कहूं, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अपना आधार छोड़ देते हैं, उस दिन डेमोक्रेसी पे संकट हो जाता है। और यह सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं दिख रहा है, भारत